आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस जानेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का सही आंसर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे सकते हो तो लास्ट में वो क्वेश्चन है, उसे देख के तुम आंसर नीचे कमेंट कर देना। तो अब शुरू करते हैं मास से। तो मास होता है मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहेंगे। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल के हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोहे का है एंड एक कॉटन का है, दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं। तो छोटे वाले का मास कम होगा एंड बड़े वाले का मास ज्यादा होगा, क्योंकि छोटे वाले के अंदर कम मैटर प्रेजेंट है पर बड़े वाले के अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। जैसे छोटे वाले के अंदर मैटर कम था तो उसका मास भी कम है, एंड बड़े वाले के अंदर मैटर ज्यादा था तो उसका मास भी ज्यादा था। एंड ये मास पूरे यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर यहाँ पर है उतना ही मैटर चांद पर होगा। इसे तुम एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमारे पास एक बैग है एंड उस बैग के अंदर 5 बुक्स है। अगर उस बैग को हम चांद पर ले जाएं तो उस बैग के अंदर 5 ही बुक्स रहेंगी। बुक्स का नंबर चेंज नहीं हुआ। जितनी बुक्स अर्थ पे थी उतनी चांद पर है एंड उतनी मार्स पर रहेगी। जैसे बैग के अंदर बुक्स है वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर होता है एंड उस मैटर को हम कहते हैं मास। तो मास हर एक जगह कांस्टेंट रहता है एंड मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो है यानी उसके अंदर मैटर भी जीरो है। जीरो का मतलब कुछ नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मैटर ही नहीं है यानी उसके पास कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं यानी उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी नहीं है। हाथ, पैर, टांग, मूंछ कुछ है ही नहीं यानी वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका मास जीरो होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है एंड मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं जैसे ग्राम, मिलीग्राम। तो अगर कहीं पर 50 केजी लिखा हुआ है यानी वो मास है, ना कि वेट। अब बात करेंगे हम वेट की। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है एंड ये अर्थ के ऊपर पड़ा है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच के रखेगी एंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इससे चिपका रहेगा। तो इस फोर्स को ही हम कहते हैं वेट। तो हम वेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अर्थ की जगह एक प्लैनेट भी हो सकता है या चंदा मामा जैसी कोई सैटेलाइट भी हो सकती है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट चांद पर पड़ा है तो चांद उसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एंड उस फोर्स को ही हम कहेंगे वेट। एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है मास इनटू एक्सेलरेशन की, जो कि न्यूटन सर ने बताई थी। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगी तो इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट यानी कि W हो जाएगा mg, m यानी मास एंड g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वेट कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि वेट के फॉर्मूले के अंदर मास एंड एक्सेलरेशन दोनों है। तो मास तो कांस्टेंट रहता है पर ये एक्सेलरेशन हर एक प्लेनेट पे चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन यानी g हर एक प्लेनेट पे ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि हर एक प्लेनेट का अलग अलग मास होता है एंड अलग अलग रेडियस होता है। एंड g एक प्लेनेट के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ के ऊपर है वो दूसरे प्लेनेट पे नहीं होगा। एंड जब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो वेट भी अलग होगा। एंड तुम्हें पता होगा कि अर्थ के ऊपर जो ये जी की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। तो अर्थ पे भी तुम्हारा वेट कांस्टेंट नहीं है। तुम्हारा वेट पोल्स के ऊपर ज़्यादा होगा एंड इक्वेटर के ऊपर कम होगा। एंड वेट जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन कहाँ पर जीरो होता है? वो होता है स्पेस में, क्योंकि अर्थ के आसपास तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स के आसपास उनकी ग्रेविटी एक्ट करती है एंड ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
पर स्पेस के अंदर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती, उस वजह से स्पेस के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वेट ज़ीरो हो सकता है। एंड अगर हम वेट की डेफिनेशन को देखें तो वेट एक फोर्स होती है एंड फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। तो अगर कहीं पर लिखा है 50 kg तो वो मास है, वो वेट नहीं है। अगर तुम्हें वेट कैलकुलेट करना है तो तुम वेट के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो हम वेट के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है m/g। तो यहाँ पर मास वो हो गया 50 kg एंड स्मॉल जी की वैल्यू को हम लेते हैं 10। तो वेट हो जाएगा 500 न्यूटन का। तो जो हम नॉर्मली कहते हैं वो होता है मास, ना कि वेट। अगर हमें वेट निकालना है तो हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया मास एंड वेट। तो अब हम अर्थ एंड मून के ऊपर जो वेट है उसे कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा वेट अर्थ पे कितना होगा एंड चांद पर कितना हो जाएगा। जैसे अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगाएगी एंड उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम कैपिटल M और नीचे स्मॉल e लगा देते हैं यानी मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस फोर्स को ही हम कहते हैं वेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर यानी WE ये हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम चांद पे ले जाएं तो चांद एंड इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को भी हम ग्रेविटेशनल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंड उस फोर्स को हम कहेंगे वेट। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून। मास ऑफ मून को कैसे लिखेंगे M और नीचे स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर के बराबर। अब जैसे हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिखा था वैसे रेडियस ऑफ मून लिख देते हैं। रेडियस के लिए R एंड मून के लिए M। तो ये बन जाएगा RM। तो इसका स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन। तो अगर हम पहली इक्वेशन से दूसरी को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून। तो जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब हम इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के साइन को लाएंगे तो जो ये वाली टर्म है ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो नीचे वाली टर्म है RM का स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा एंड जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। तो अब कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा ME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MM। एंड जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ मून के, यानी ME इज इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ 4 गुना ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ मून से, यानी RE इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून RM। तो अब हम ME की जगह 100 mm लिख सकते हैं एंड RE की जगह 4 RM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 RM का स्क्वायर एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 के साथ वाले mm से नीचे वाला mm कैंसिल हो जाएगा एंड 4 RE का स्क्वायर एंड 4 RM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड RM का स्क्वायर एंड ऊपर भी RM का स्क्वायर है तो RM के स्क्वायर से RM का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 100/16। तो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली 6 के बराबर आएगा। तो हमारे पास वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6 आ गया एंड जब हम इसे एडजस्ट करेंगे यानी वेट ऑन मून WM को इस साइड भेजेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑन मून आ जाएगा
एंड अगर हम वेट ऑन मून को इस साइड रखें एंड 6 को इस साइड भेज दें तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ आ जाएगा। तो ये चीज हमें ये बता रही है कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन अर्थ, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ के ऊपर है उसका 1/6 तो जाएगा चांद के ऊपर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर 60 kg है, यानी WE क्या है 60, तो WM यानी वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 60 जो होगा 10। तो अर्थ पे तो वेट था 60 न्यूटन का, पर चांद पर वो हो गया 10 न्यूटन का। तो अर्थ पे वेट था ज्यादा एंड चांद पर वेट हो गया कम, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है एंड अर्थ का रेडियस भी ज्यादा है। वहीं चांद का मास कम है एंड चांद का रेडियस भी कम है, तो वहां पर वेट हो गया कम। वेट हो गया फोर्स जिससे एक प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड वो फोर्स उस प्लैनेट के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेट कम या ज्यादा होता रहता है पर मास कांस्टेंट रहता है। तो अब बात करते हैं हमारे क्रेजी क्वेश्चन की। तो ये है क्वेश्चन, ये सभी डमीज को उठा उठा के फेंक रहा है। इसने 2 डमीज को तो फेंक दिया, अब इस तीसरे की बारी। तो अब आगे होगा क्या? ए ऑप्शन, ये जो 2 डमीज पड़े ये उठ जाएंगे एंड अपने तीसरे भाई को बचा लेंगे। या ऑप्शन बी, जो पीछे 2 भैया खड़े हैं वो अपना सर खुजाएंगे। या ऑप्शन सी, जैसे इसने 2 डमीज गिराए वैसे इसे भी गिरा देगा। तो अब सोचो सोचो होता है क्या? तो सही ऑप्शन है इस डमी में जान आ जाएगी एंड ये अपने भाइयों का बदला ले लेगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।